हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 का एक बहुत ही खूबसूरत हीरो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फेमस हीरो है, दैट इज़ लुई पैस्चर। लुई पास्चर भी है, लुई पैस्चर भी है। रिटन बाय मार्गरेट एवरी and she was born in 1880 and died in 1960. She was a good writer. She has written many books, but the chapter that I am going to teach you has been taken from one of his books. उसकी किताबें हैं, कुछ उसने लिखी हैं। उसने एक बुक लिखी थी 19वीं सदी के बेहतरीन 6 साइंटिस्ट, 6 बेहतरीन साइंसदान 19वीं सदी के। उसमें उसने 6 साइंसदानों का जिक्र किया था। उसमें लुई पास्चर का नाम जो टॉप पे है, तो वहीं से ये चैप्टर उठाया गया है, वहीं से लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्गरेट एवरी ने लिखा है ये। और इसमें है क्या, इसमें लुई पास्चर की जो रिसर्च है उसके बारे में बताया गया है। बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लुई पास्चर। ही वॉज a French biologist and chemist and founder of microbiology. Microbiology, micro mean that cannot be seen with the bare eyes, जो एक खुली आंख से नजर ना आए। बायो कहते हैं जिंदा, जानदार, जर्म, जरसूमा। और लॉजी कहते हैं स्टडी। यानी कि यूं कैसे है, द स्टडी ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि इस इतना छोटा जरसूमा जो आपको बेर आंख से नजर ना आए, उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसी का ये एक्सपर्ट था। आगे लिखा भी है, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। कुछ ने कहा है कि ही इज़ कॉल्ड द मैन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसको माइक्रोबायोलॉजी का मैन कहते हैं। तो यूं कह सकते हैं हम ऑन दी, एक सिंपली हम एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन डिजीज़। उसने मुख्तलिफ डिजीज़ पर काम शुरू किया था। इससे पहले आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। वो भी एक साइंटिस्ट था। उसने उसका जो पहला लाइन थी ना चैप्टर की, वो उसने लिखा हुआ था कि पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स एंड लिस्टर किल्ड देम। लिस्टर ने उनको मार दिया। आप कह सकते हैं कि पास्चर इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर जर्म्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेज। इसलिए तो कहते हैं इसको डिफरेंट डिजीजेज पे इसने काम किया है। इसे कहते हैं कि इसीलिए ये रिनाउंड है, इसलिए ये मशहूर है। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन में आपकी बुक का पहला सेंटेंस मैंने पुट किया है आपके लिए। उसमें पास्चर के बारे में देखें, इसको लुई कहते हैं। एट द एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड लुई, नॉट लुइस। और भी कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, जो फ्रेंच वर्ड हैं उनका आखिरी वाला एस नहीं बोला जाता। जिस तरह ब्रिटिश इंग्लिश में आखिरी वाला आर नहीं बोला जाता, फ्रेंच वाले आखिरी एस नहीं बोलते। मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी बर्थ कहाँ हुई है और इसके फादर क्या थे, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। वो पहली लाइनों में ही है, वो मैंने लिखी है। पास्चर वॉज बॉर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। हम्बल सर्कमस्टांसेस होते हैं, वेरी पुअर कंडीशन में पैदा हुआ। ही वॉज नॉट अ रिच मैन, हिज फादर वॉज नॉट अ रिच मैन, हिज फैमिली वॉज नॉट अ रिच। सो एट डॉल, डॉल इज अ प्लेस इन फ्रांस, फ्रांस में एक जगह है। इन द जूरा डिस्ट्रिक्ट, जिसका डिस्ट्रिक्ट जूरा ऑफ फ्रांस मैंने बता चुका हूँ। इन 1822 1822 को ये पैदा हुआ था फ्रांस के एक जूरा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे डॉल में। वो कस्बा छोटा था, वहाँ जहाँ रोज़गार के, नौकरी के इतने अच्छे चांस नहीं थे, लिहाजा इसके अब्बू ने वो इलाका छोड़ दिया इसकी बर्थ के 2 साल बाद और किसी और इलाके में चले गए। वो आगे आ रहा है। फिर क्या हुआ वहाँ पैदा ऑन द फील्ड। हिज फादर हैड बीन वन ऑफ द नेपोलियन कॉन्स्क्रिप्ट। नेपोलियन की जंगों में वो सिपाही रह चुका था, वो नेपोलियन के साथ जंगों में हिस्सा ले चुका था। और उसने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं ऐसी फौजी भर्ती जो बाई फोर्स की जाए, जो मजबूर, जो खुशी से कोई फौज में नहीं जाता इसके, और जो नहीं जाता उसको बाई फोर्स लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्क्रिप्ट्स। आप देखें यहाँ बर्रे सगीर में भी देखें, बर्रे सगीर में जब यहाँ ब्रिटिश रूल था
तो जितने भी फौज में जाते थे वो बाई फोर्स ही जाते थे, क्योंकि राजे महाराजे जो थे वो फोर्स करते थे अपने बच्चों को कि इनको फौज में भेजो, और वहीं से वो वर्ल्ड वार 2 में भी यूज़ किए गए। अब इसी तरह यहाँ भी बाई फोर्स किया गया, लेकिन वो बड़ा ब्रेव था, वो बाई फोर्स हो के भी उसने वो डिसहार्ट नहीं हुआ, वो अपना जिसे कहते हैं जी लगा कर लड़ाई की उसने, और हुआ क्या फिर उसने एंड वन द क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये क्रॉस है, क्रॉस ऑफ ऑनर, जिस तरह हम हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो फौजी लड़के आते हैं या शहीद होके आते हैं, उनको तमगे दिए जाते हैं, किसी को निशान हैदर दिया जाता है, किसी को तमगा बसाल दिया जाता है, सितारा जुर्रा दिया जाता है, और परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। तो इसी तरह उनके कुछ मेडल्स होते हैं, कुछ अनामात होते हैं, कुछ प्राइजेस होते हैं, उसको भी दिया गया। ये क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये उनका एक क्रॉस है, बहादुरी का निशान है, फौजियों को दिया जाता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था इन द डेजर्ट, जिसे कहते हैं कि डेजर्ट में, अ सोल्जर इन द डेजर्ट, एक चैप्टर था आपका, उसमें आपने देखा था कि एक फौजी जो मिस्र के लोगों से बचता हुआ उनकी जेल तोड़ के निकल गया था, अ पैशन इन द डेजर्ट, सॉरी मैं नाम भूल गया था, अ पैशन इन द डेजर्ट, ये चैप्टर था आपका। तो वो फौजी डेजर्ट में जाके छुप गया था एक केव में, वहाँ उसकी एक मुलाकात होती है एक लाइनस से, शेरनी से। तो वो अपनी जब स्टोरी सुना रहा होता है ना राइटर को, तो उस वक्त चूँकि जब वो अ पैशन इन द डेजर्ट में, तो अभी वो लड़ रहा होता है, जंग में होता है, जंग के बाद उसकी टांग भी जख्मी हो जाती है, वो क्रिपल हो जाता है, लैमिंग करता होता है। तो वो स्टोरी सुना रहा है अपनी राइटर को, वो कह रहा है उसको भी ये क्रॉस ऑफ लीजन मिला था, क्योंकि उसको बहादुरी पे मिला था, तो ये इसको मिला था ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। जंग में किस वजह से मिला था? 2 वजूहात थी, एक तो वो पेट्रॉयड था, दूसरा उसने कहा था वैल्यूअर था, तीसरा फिडेलिटी थी। फिडेलिटी कहते हैं वफादारी, वो वफादार था। इसकी वफादारी को आप आगे नज़र भी आएगा, यानी पेट्रॉयड था, इसकी आगे वफादारी आपको नज़र भी आएगी। अब ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसकी पैदाइश है। उसके बाद फिर मैंने अभी आपको बताया है, इसके वालिदैन ने इसकी बर्थ के 2 साल बाद डॉल को छोड़ दिया, और डॉल को छोड़कर वो नेक्स्ट में चले गए अबॉस। देखें अबॉस ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड में आपको पता है आबवा, इसमें एस नहीं बोला जाता, आबवा 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 बोला जाएगा। ये भी एंड पे एक्सप्लेन करूंगा क्यों एस नहीं बोला जाता, क्योंकि ये भी फ्रेंच वर्ड है। आबवा में चले गए। आबवा इज एन अदर सिटी जो उससे बिगर था। डॉल एक टाउन था, ये एक सिटी है। वहाँ जाके कम्युनिटी कॉलेज में, यानी कम्युनिटी कॉलेज में उसने जाके एडमिशन ले लिया। कम्युनिटी कॉलेज ऐसा कॉलेज होता है जो वहाँ रहने वालों को फ्री एजुकेशन देता है, कुछ पैसे भी लेते हैं, लेकिन यहाँ ये इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया इसने। वो लिखा मैंने, माइग्रेशन फ्रॉम डॉल टू अबवा, एडमिशन इन कम्युनल कॉलेज। और उस कॉलेज में फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता था, और इसको फ़लसफ़ा पढ़ने का बड़ा शौक़ था। ये थोड़ी देर वहाँ पढ़ा, फिर इसने कहा था कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, मुझे किसी और जगह एडमिशन करा दें। फिर उसके वालिदैन उसको बेज़ंसन में ले गए। बेज़ंसन एक सिटी है फ्रांस का, वो लिखा भी है मैंने, एडमिशन इन बेज़ंसन एंड पास ग्रेजुएट इन साइंस एंड आर्ट्स। बेज़ंसन में चला गया, वहाँ फिर जाके इसने ग्रेजुएशन की साइंस और आर्ट्स में। वहाँ इसने कुछ काम भी, कुछ ट्रिक भी दिखाए, प्रोफेसरों को तंग करता था, पहले पढ़ता नहीं था। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन हिज स्टडी, ही यूज टू कैच फिश एंड मेक स्केचेस ऑफ हिज फ्रेंड्स। दोस्तों के खाके बनाता था और मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन बाद में इसको एहसास हो गया कि इट इज़ ओनली अ वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ माई फादर, ये मेरे अब्बू का नुकसान है। बाद में इसको एहसास हुआ, फिर इसने आर्ट्स में और साइंस दोनों में इसने जो ना वो ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इसने क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद इसको वहीं उन्होंने इसको जॉब भी ऑफर कर दी थी। उन्होंने कहा था हमारे आप जॉब में रहें, लेकिन इसकी और ख्वाहिश थी आगे पढ़ने की। आगे एक बहुत एक पॉपुलर कॉलेज था, एक मशहूर कॉलेज था, वो भी फ्रांस में ही था, उसका नाम था ओकोनोमा। ये लिखा भी है मैंने, ओकोल नोमल नोमा नोमा, इसको मेल नहीं पढ़ना, ये भी फ्रेंच नेम है। तो इसी कॉलेज में ओकोनोमाल में इसने एडमिशन टेस्ट दिया। उस एडमिशन टेस्ट में ये पास तो हो गया, लेकिन लिस्ट में इसका नंबर आया 14वां नंबर।
लेकिन इसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा नंबर 14वां आया है, तो इसने एडमिशन नहीं लिया। फिर उसी री एंट्री टेस्ट दिया, फिर दोबारा एंट्री टेस्ट दिया उसी कॉलेज में, फिर इसका 4 नंबर आ गया, फिर इसने वहाँ एडमिशन लिया। यही बात यहाँ लिखी है, एडमिशन इन ओक्वानोमा अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था इसने 2 दफ़ा, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब वहाँ से इसने पास कर लिया, पास करके फिर अब इसको केमिस्ट्री के प्रोफेसर की ऑफ़र आ गई। अब यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में ये डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री का लग गया। यूनिवर्सिटी ऑफ, ये लिखा मैंने, डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग इन 1848 में ये, यानी कि 1822 में पैदा हुआ था, 48 में ये वहाँ प्रोफेसर लग गया। मतलब कितने ईयर का? 26 ईयर का, 26 ईयर का हो गया, ये प्रोफेसर बन गया है। अब उसी कॉलेज की एकेडमी जो थी स्ट्रासबर्ग एकेडमी, उसका जो रेक्टर था उसकी बेटी थी जिसका नाम मैरी था, उसके इससे प्यार हो गया, उनकी शादी भी हो गई। वो बात अगली आ रही है, डिप्टी प्रोफेसर लग गया। फिर उसके बाद लव एंड मैरी, मैरी वो उसकी, मैंने कहा रेक्टर की बेटी थी, उसका नाम मैरी था, लेकिन जब इसके साथ शादी होगी फिर इसका वो मैरी पेस्टर बन गई, या मैरी पेस्टर बन गई, मैरी पास्टर बन गई, और वो 23 ईयर की थी। वो लिखा मैंने, डॉटर और रेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग एकेडमी, 1849 में शादी हुई है, 48 में वहाँ इसको जॉब मिली थी। अब ये जॉब के बाद वहाँ ये जॉब कर रहा है अभी तक। अब इसके बाद यहाँ स्टोरी को रोक रहे हैं क्योंकि अगला पार्ट इसकी रिसर्च का आएगा, लेकिन रिसर्च से पहले कुछ अहम बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसकी पेट्रियटिज्म के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा मुहिब्बे वतन दिखाया गया है। तो मुहिब्बे वतन में इसकी 5 बातें मैंने लिखी हैं जो बड़ी ही पेट्रियाटिक, जो उसके पेट्रियाटिक को, फिडेलिटी को शो करती हैं, वैल्यूर को शो करती हैं, चूँकि बाप की तरह ये भी बहादुर था। तो उसने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा था, वहाँ एक बोर्ड लगा था, फ्रेंच में लिखा हुआ था, फ्रेंच में उसके ऊपर लिखा था अटल डीला पैट्री। अटल डीला पैट्री, इसको उर्दू में अगर तर्जुमा करें बन जाएगा वतन की खातर कुर्बानी देने के लिए यहाँ आएँ। यानी इफ़ यू वांट टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर योर कंट्री यू विल हैव टू कम हेयर, यू शुड सबमिट योर बिलोंगिंग्स, यू शुड सबमिट योर सेविंग्स फॉर द सेक ऑफ कंट्री। अपने मुल्क की बका के लिए यहाँ पैसे जमा कराएं। देखें जब भी किसी मुल्क में ऐसे होता है तो हमारे भी यहाँ देखें जगह जगह पे स्टॉल लग जाते हैं, बुलाते हैं कि हमारे चंदा जमा करें, फ्लड आ गया है या अर्थक्वेक आ गया है, जल्जला आ गया है, तो ऐसे लगते हैं। तो वहाँ भी फ्रांस और जर्मनी की जंग के ख़तरात मंडला रहे थे, तो वहाँ एक बोर्ड इसने देखा जिसके ऊपर मैंने बता दिया फ्रेंच में लिखा था अटल डीला पैट्री, जिसका मतलब था वतन की कुर्बानगाह। वहाँ इसके पास इसने अब एक पाई करके ना 150 फ्रैंक जोड़े थे, वो इसने वहाँ जमा करा दिए। ये इसकी एक पेट्रियटिज्म की एक एग्जांपल है। और एग्जांपल कुछ लिखी मैंने, वो अपने आप को कहता है कि ही वाज मोर पेट्राइट देन साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट से ज़्यादा पेट्राइट था। गो कि उसकी फेमस जो है वो फेमस हुआ है वो डिजीज़ की डिस्कवरी या जर्म की डिस्कवरी की वजह से ही फेमस हुआ है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ वो समझता है कि नहीं, मैं अपने वतन से ज़्यादा प्यार करता हूँ, साइंस से कम करता हूँ। अब दूसरी बात उसने लिखी है, फिर उसने सोचा कि मैं अपने मुल्क की नेशनल गार्ड में शामिल हो जाता हूँ। नेशनल गार्ड में शामिल होने के लिए वो गया 1948 में, लेकिन उसकी थोड़ी फिज़ीक कमज़ोर थी, वो थोड़ा वीक था, कमज़ोर था, उसको वहाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसको मना कर दिया, लेकिन मेंटली तौर पे ही वाज वेरी प्रिपेयर्ड। अब दूसरा काम उसने ये किया, मैंने आपको बता चुका हूँ, 150 फ्रैंक्स उसने वहाँ जमा करवा दिए। और तीसरा काम उसने ये किया कि जब जर्मनी और फ्रांस की जंग के ख़तरात सर पे मंडलाने लगे, जब जंग शुरू होने वाली हुई नहीं अभी, तो इसने सोचा कि मैं अपने वतन के लिए अपने आप को कुर्बान करने जा रहा हूँ, यानी आई वांट टू जॉइन द आर्मी। 1870 की बात है ये, लेकिन इससे पहले 1868 में इसको एक फॉलिज का अटैक हुआ था, पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसका फिज़िकल पोजीशन डैमेज हो गई थी, लेकिन ब्रेन इसका काम कर रहा था। In spite of this paralytic stroke, he went to join the army in 1870. जो आर्मी में गया, लेकिन आर्मी वालों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि यू आर नॉट फिट फॉर द आर्मी टू फाइट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ वीकनेस।
फिर वो वापस आ गया, ही रिटर्न। अब उसने जर्मनी वालों ने इसकी खिदमात से मुतासर होकर इसको एक ऑनरेरी डिग्री दी थी, डॉक्टरेट की। इसने वो डिग्री वापस कर दी। उसने कहा वो जो जर्मनी मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहा है मैं उसकी डिग्री रखूँगा, इट इज़ अगेंस्ट माई डिग्निटी। ये इसने डिग्री वापस कर दी, वही मैंने लिखा है, ही रिटर्न द ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। जर्मनी की यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, उसको इसने ख़त लिखा कि अपनी डिग्री वापस की और कहा कि प्लीज़ रिमूव माय नेम फ्रॉम द फैकल्टी लिस्ट। आपके लिस्ट में जो मेरा नाम है वहाँ से मिटा दिया जाए, मैं कोई आपके साथ तल्लक नहीं रखना चाहता, बिकॉज यू आर एनिमी ऑफ माई कंट्री। अपने वतन से मोहब्बत की एक और एग्जाम्पल थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी जो उसने अपने वतन की मोहब्बत के लिए दी थी। फिर उसने अचीवमेंट क्या क्या की हैं, तीसरी बात ये आ रही है, अचीवमेंट के बारे में हम करने वाले हैं। अचीवमेंट की वजह से ही ये पॉपुलर है, उसकी वजह से ये फेम है, उसकी वजह से इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, ही इज़ अ गुड बैक्टीरियोलॉजिस्ट केमिस्ट। अब इसने अचीवमेंट क्या की हैं, इससे पहले हम शुरू करें, उस वक्त दो नज़रियात चलते थे, देयर वर टू थ्योरीज एट द टाइम, एक थी बायोजेनेसिस, एक थी ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस लिखा मैंने, बायोजेनेसिस कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे कि जानदार से ही जानदार पैदा हो सकती हैं, कुछ लोग कहते थे, उसको कहते थे बायोजेनेसिस। कुछ लोग कहते थे नहीं, बेजान से भी जानदार पैदा हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। उसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते थे, जर्मिनेशन कह लें आप। अब ये दो नज़रिया चलते थे, मैं आपको बता भी देता हूँ। बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स थ्रू रिप्रोडक्शन। ए बायोजेनेसिस मीन living things may come from non-living things, it's called spontaneous generation। ये खुद ब खुद उगाते हैं, खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं उगती। अगर एक पौधा भी उगाना है तो ज़मीन में उसका बीज लगाना होता है और वो लिविंग हो, जिंदा हो। इसी तरह उसका ख्याल था। ये देखें, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के चैप्टर का पहला लाइन ही ये है कि इसने जिसे कहते हैं ना, पास्टर ने डिस्कवर किए थे जर्म्स और लिस्टर ने उनको मार दिया था। डिस्कवरी तो ये पहले ही कर चुका था, इसको पता था जर्म्स होते हैं और वो आँख से नज़र नहीं आते, वो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इसलिए इसको तो पता था, ये मानता था कि बग़ैर जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं। ये इस नज़रिए के ख़िलाफ़ था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, कि खुद ब खुद पैदा होती हैं। इसने कहा खुद ब खुद कुछ पैदा नहीं होता। अब यही इसको हम लिखा है हमने, पास्चर वाज अ फेवर ऑफ बायोजेनेसिस एंड प्रूव्ड इन फ्रेंच अकेडमी एंड वन द प्राइज थ्रू द आर्बिट्रेशन इन 1860। मैं आपको बात बताता हूँ, फ्रेंच अकेडमी ने एक कंपटीशन रखा था। जो लोग कह रहे थे कि जानदार से ही पैदा होती है, वो ये था। और जो दूसरे लोग थे जो कह रहे थे जिसे कहते हैं ए बायोजेनेसिस, के बेजान से जानदार पैदा हो सकते हैं। तो फ्रेंच एकेडमी ने कंपटीशन कराया कि दोनों आके अपने एक्सपीरियंस बयान करो। उन्होंने एक कमेटी बना दी जजेस की कि आप फैसला करेंगे कौन विनर है, और दोनों अपने अपने जो बात है उसको प्रूफ करो। अब उसी दिन जो टाइम पे जाना था, दूसरी टीम जो थी जो इसकी अगेंस्ट थी, वो वेदर का बहाना बना रही कि मौसम ख़राब है, आज एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। लेकिन ये अपने पूरे साजो सामान के साथ एक्सपेरिमेंटल टूल्स लेकर, एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस लेकर वहाँ पहुँच गया। इसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। इसने कुछ जो थी वो तबखीर जिस कहते हैं ना, कि एक एक्सपेरिमेंट किया, सराही के अंदर कुछ सब्सटेंस डाला, कुछ मादा डाला, उसके अंदर से उसने बॉयल करके सारे जरासीम मार दिए। फुल बॉयल किया, फिर उसके अंदर जो एयर की वो भी फिल्टर्ड एयर थी, उसमें भी जरासीम नहीं थे। उनको एक सराही में डाल दिया और एक दूसरी सराही में वैसी सब्सटेंस डाल दिया, हवा, वही आम हवा, वही आम सब्सटेंस, उसमें जरासीम थे। तो उसने कहा जी देखें, इसको मैंने साफ़ किया, इसमें जर्म्स नहीं है, जर्म्स फ्री सब्सटेंस है और ये जर्म्स वाला है। तो एक सराही में जिसको फिल्टर नहीं किया गया था उसमें जर्म ने जन्म ले लिया, दूसरे में जर्म्स पैदा नहीं हुए। इसने कहा इससे साबित हुआ कि मैंने बॉयल करके इसके जर्म्स को मार दिया है, अब इसमें पैदा नहीं हो सकते। तो ये इसकी जो जजेस थी, इसको इसके हक में फ़ैसला हुआ, ये विनर हो गया, जीत गया 1860 में। और उसके बाद से ये जो इसके नाम से चला ना, पास्चराइजेशन। पास्चरम दूध आपको बाज़ार से मिलता है, डब्बों में पैक चीज़ें मिलती हैं, पिकल मिलता है, अचार मिलते हैं,
और दूसरी बियर मिलती है डब्बों में पैक, वो ख़राब नहीं होती, चूँकि उसको अंदर से जरासीम से पाक करके डाला गया होता है, उसमें हवा भी फिल्टर्ड होती है। उसी से ये पास्चर का चला है, पास्चराइजेशन वहीं से चलता आ रहा है, आजकल भी ये चलता है, और दुकानों पे बंद डब्बों में जो मिलता है यही होता है। तो उसने ये साबित किया था कि ये अमल जो है इससे फिर वो विनर हो गया था। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा उसकी अचीवमेंट के बारे में हम बता चलते हैं। उसने बेटे आपको पता है फंगस जिसे जो थी वो मैं लिखा भी है वो बताया तो आपको मैं, फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया। देखें जो ज़ख़म होते थे ना, ज़ख़म रेड हो जाते थे, ज़ख़म ख़राब होते थे, मरीज़ ठीक होने की बजाय और बीमार होता था एंटीसेप्टिक लगाने से या हीट करने से। तो इसने साबित किया, इसने कहा था आप जितने मर्जी एंटीसेप्टिक कर लें, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया ख़राब करते हैं। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ हमारी फेवर में होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। दूध जो चार के ऊपर जो वाइट फफूंदी लगती है वो अच्छी है, बुरी नहीं होती वो। इसी तरह आप देखें दूध को आप अगर बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा, तो वो बैड बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन आप दूध को खुद ख़राब करते हैं, दही बनाने के लिए करते हैं ना, योगर्ट या कर्ड बनाने के लिए, तो वो आप करते हैं, वो आपके लिए गुड बैक्टीरिया है। इसी तरह रोटी अगर आटा बाहर पड़ा रहेगा तो आटा ख़राब हो जाएगा, वो बैड बैक्टीरिया है। जब आप खुद उसको खमीरी रोटी बनाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं खमीरी रोटी, वो भी तो आटा ख़राब ही होता है ना, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। इसको पता था कि बैक्टीरिया होते हैं और अच्छे भी होते हैं, यूज़ में भी हमारे आते हैं और हमारे नुकसान भी करते हैं, इसलिए इसी को उसने नाम दिया। उसने कहा था ये जो फर्मेंटेशन है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो ज़ख्मों की सूजन, ज़ख्म ख़राब होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। उनको मारा जा सकता है, मारा मैंने कहा था लिस्टर ने था, इसने तलाश किए थे। फिर उसने एक और बात की थी, स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रूइंग एंड द बियर वाइन। आपको पता है जर्मनी शराब, आला किस्म की शराब बनाने में जर्मनी का कोई सानी नहीं था। जर्मनी जो था वो एक छाया हुआ था, एक उसकी एक मोनोपली थी, अजारादारी थी। इसने अपने मुल्क में शराब पे काम शुरू किया, शराब कशीद करने पे काम शुरू किया, बियर और वाइन को शायद किया, और इसने जर्मनी से बेहतर शराब तैयार कर ली। ये इसका एक काम था। फिर इसने एक और काम किया है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया, रेबीज़ भी कहते हैं, जो मैड जो जिसे कहते हैं ना कि कुत्ते के काटने का जो इम्पेक्ट पड़ता है इंसान पे, उसको इसने ट्रीटमेंट किया। इसने देखा कि जोसेफ नामी एक बच्चे को फ्रांस के हॉस्पिटल में लाया गया और इसने उस पर ट्रीटमेंट किया। इसने कुछ मेडिसिन दी, शुरू में तो वो नॉर्मल रहा, फिर थोड़ी सी बीमारी हुई, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद इसने 350 पेशेंट ऐसे ठीक किए। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी ऑफ द जर्म्स। तो ये लिखा मैंने, ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया या रेबीज़, दोनों इसके नाम है। बोले कुत्ते का काटना या कुत्ते से काटने से जो बीमारी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड। तो उसने कहा था कि उसके बाद ट्रीटमेंट और किया, एंथ्राक्स का ट्रीटमेंट किया। एंथ्राक्स कहते हैं मुंह जानवरों में होती है, ये कैटल की डिजीज़ है। मुंह में छाले निकल आना, पाँव पे भी चलने के काबिल ही रहते, मुंह खुर, आम जुबान में मुंह खुर कहते हैं। तो अब आप इसको एंथ्राक्स का जो भी नाम दे लें। अब उसी पे इसने काम किया, उसका भी इसमें ट्रीटमेंट किया। बहुत से जानवर मर रहे थे, भेड़ें बकरियां मर रही थी, इसने उसका ट्रीटमेंट किया। पहले उसके जर्म्स डिस्कवर किए, फिर उसका उसने जो था वो मेडिसिन की, इसके उसमें काम किया। और एक और उसने काम किया था, वो था टू सेव सिल्क इंडस्ट्री। आपको पता है कि फ्रांस की सिल्क इंडस्ट्री छाई हुई थी, पूरी मोनोपली थी उसकी। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा मखसूस किया हुआ था और आला किस्म का कमरा मखसूस किया हुआ था। उसमें एक रीज़नेबल या मॉडरेट टेम्परेचर था, उसकी हवा का ख्याल रखा गया था, उसकी डाइट का ख्याल रखा गया था। शहतूत के पत्ते उनको दिए जाते थे जिनसे वो सिल्क बनाते थे, कीड़े मोथ पतंगे वो बनाते थे। लेकिन उस इंडस्ट्री में अचानक कोई बीमारी फैल गई, डिजीज़ फैल गई और पतंगे मोथ मरना शुरू हो गए। और लोगों ने बाहर दूसरे कंट्री से उसके एग ला के भी रखे, वो भी मरना शुरू हो गए। अब जो गवर्नमेंट ने इसको कहा, गवर्नमेंट ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, उसका मैंने नाम भी लिखा है, मिस्टर डुमा। देखिए इसके आखिर DUMAS, डुमास पढ़ना चाहिए ना, लेकिन मैंने कहा ना फ्रेंच वाले आखिरी एस नहीं बोलते, मिस्टर डुमा। तो और भी लुई भी ऐसा ही है, लुइस भी नहीं बोलते, और डुमा ऐसी डुमा, ये भी फ्रेंच नेम है। मिस्टर डुमा को भेजा कि जाओ उससे कहो हमारी सिल्क इंडस्ट्री बचा ले, हमारा तो काम इससे चल रहा है लोगों का।
अब देखें लोगों का ये हाल था कि लोग सुबह जब एक दूसरे को मिलते थे ना, लोग पूछते हैं क्या हाल है, कैसा मौसम है, क्या गुजरी, वो पहला सवाल करते थे हाउ आर योर सिल्क वॉर्म्स, तो हाउ आर योर मोथ, तुम्हारे कीड़े कैसे हैं, तुम्हारे सिल्क वॉर्म कैसे हैं, तुम्हारे उनके बारे में सवाल होता था। तो अब वो कह रहा था, इसके ऊपर वो गया मिस्टर डोमा, उसने जाके कहा कि आप हमारा कीड़ों को बचाने का कुछ संबंध करें, कुछ काम करें। उसने कहा भाई मैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, आई एम नॉट न्यूट्रिशिस्ट, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मुझे न्यूट्रिशन का नहीं पता। लेकिन उसने फोर्स किया कि नहीं आपको ये करना होगा, हमारा मुल्क की जो है ना वो 2-3 साल से ये इंडस्ट्री तबाह होगी, लोग तो फाकों पे आ जाएंगे। अब इसने उस पर काम किया था फिर, और उसी के बारे में लिखा है कि इसने उसको इंडस्ट्री को कैसे बचाया। उसने ना कुछ फार्मर को जो ब्रीडर थे, जो पालने वाले थे, उनको कुछ एडवाइस दी। उसने पहले ये कहा, उसने कहा कि जितनी कैपेसिटी है उतने ही कीड़े वहाँ रखें, उतने मोथ रखें, कैपेसिटी से ज़्यादा रखेंगे तो वो मर जाएंगे। नंबर 2, उसने कहा था कि कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो। तीसरे उसने कहा था क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। फिर उसने कहा था कि जो हेल्दी एग्स हैं उनको लहदा करें, दूसरों को लहदा करें, मिक्स ना करें। अब इसी तरह उसने कहा था कि एग चेक कैसे होंगे, ज़ाहिर छोटे होते हैं। उसने माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखाया, अपनी 5 साल बेटी को भी सिखाया, लोगों को भी सिखाया कि माइक्रोस्कोप की यूज़ करें, अंडों को चेक करें और जो ख़राब है उनको अलग करें, उनको मिक्स करेंगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे। और इसका ये फार्मूला कारगर रहा, काम कर गया। इस तरह करके इंडस्ट्री रिस्टोरेशन की तरफ आ गई, वो इंडस्ट्री दोबारा बहाल होगी। और वो कह रहा था कि हमारी फ्रांस के साथ जर्मनी की जो जंग हुई थी ना, उसमें जो हमें तावान देना पड़ा था ना, कह रहा था कि हमने इसी में से निकाल लिया, हमारे खर्चे इसी में से पूरे हो गए, फर्मेंटेशन में से। यानी हमारा जो फर्मेंटेशन हमने की थी, जो हमने ये प्रूव किया था कीड़े होते हैं, उस सर्च की वजह से हमें इतना माल मिला कि वो हमारे खर्चे सारे पूरे हो गए थे। फिर एक और उसने बात की है, उसने कहा था तुझसे ट्रीटमेंट ऑफ द पर्पल फीवर। पर्पल फीवर कहते हैं व्हेन अ न्यू बेबी इज़ अबाउट टू डिलीवर, जब एक जचगी के दौरान, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त बच्चे की मवात हो जाती है, माँ को बुखार हो जाता है, बच्चे को बुखार हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं पर्पल फीवर, जचगी का बुखार कह लें आप। तो कह रहा है वो ऐसे नहीं होता, वो डॉक्टर जब जाते हैं ना, डॉक्टरों के हाथों के साथ, उनके टूल्स के साथ, उनके एनवायरनमेंट के साथ होता था। अगर उसने कहा था वो रोक दिया जाए किसी तरह तो जचगी में बुखार नहीं होगा, और ऐसे ही हुआ। वो उसकी परसेंटेज कम होकर 1% रह गई ओनली, बाकी सारा उसने उसको ठीक कर दिया। अब उसने एक बात और की थी, फिर उसने जब इस पर रिसर्च हो रही थी ना कि जचगी का बुखार क्या होता है, तो अभी इसके जर्म्स डिस्कवर नहीं हुए थे। इस पे एक लैब में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो ये लुई पास्चर उठ के गया, इसने बोर्ड के ऊपर जर्म की तस्वीर बना दी, पिक्चर बना दी। सब हैरान थे, चूँकि इसलिए तो इसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये पहले से डिस्कवर कर लेता था, इसने ऐसे किया। अब फिर उसने एक और किया, डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन। फिर ये तो हो गया ट्रीटमेंट। फिर उसने कहा था ट्रीटमेंट तो तब होता है जब कोई बीमार हो जाता है, तो बीमार हो ही कौन ना, इससे पहले के लिए उसने वैक्सीनेशन तैयार की। फिर वैक्सीनेशन के पहले उसने ऐसा जिस बीमारी के वैक्सीनेशन तैयार करनी थी ना, उसी के जर्म्स लेके उनको वीक किया जाता, कमज़ोर किया जाता, उनको इंजेक्ट किया जाता मरीज़ के बॉडी में। इस तरह करके उसने ये वैक्सीनेशन तैयार की। इससे बहुत सी आगे बीमारियां भी आ रही जिससे जान छूट गई। मसलन उनमें चिकन कॉलरा है, ये भी इसका ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसने कहा था पेस्टराइजेशन मेथड में आपको बता चुका हूँ कि जिसे कहते हैं पास्चराइजेशन मेथड, के पास्चर करके डब्बों में बंद करने का, ये भी इसने बनाया था, इसी के नाम पे रखा गया पास्चर। अब लास्ट में है कि जो मैंने आपको कहा था इसने मेडिसिन बनाई, इसने जम दरियाफत किए थे। ये जम के ऊपर फोकस करें आप, इसने मेडिसिन नहीं, मेडिसिन देखें अभी आ गया, डिप्थेरिया है, टाइफाइड है, लॉक जा है जिससे मुंह बंद हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस है, माल्टा फीवर है। ये 1880 से लेकर 1890 तक 10 सालों में इसके जम दरियाफत होते रहे। इसके मरने के बाद इसकी मेडिसिन भी बन गई थी। फिर अब उसने एक लास्ट में बात की है, उसने कहा था इस सारे उसने जो तरक्की की ना, इस सारी का फ़ायदा आने वाले यानी बाद में नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट को हुआ।
उन्होंने इसी काम को आगे बढ़ाया। इसने अगर 4 कदम उठाए थे, 5वां कदम उन्होंने उठा लिया और वो ऐसे लिखा मैंने, ही ओपन द न्यू हॉरिजन्स फॉर द न्यू कमिंग साइंटिस्ट, नए आने वाले साइंटिस्ट के लिए इसने नए दौर का आगाज़ किया। उसने इसको नई राहें खुल गई उसकी। और उसके बाद आखिरी जुमला लिख के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आखिरी जुमला ये उसने आपकी बुक में लिखा है, उसने लिखा है, इट हैड बीन वेल सेड दैट पास्चर ब्रॉट द फैक्ट्स ऑफ डिजीज एंड डेथ फ्रॉम द realm of the supernatural and miraculous into the realm of the nature. Diseases and death were the great mysteries Pasteur abolished forever these सुपरस्टिशन कहते हैं तोहमात। पहले एक बीमार होता था ना, उसको जोड़ देते थे सूरज ग्रहण हुआ जी, उसकी वजह से ये बीमार हो गया है, ये बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ तो इसका सूरज ग्रहण के साथ ताल्लुक़ है। अगर किसी का जो ताउन की बीमारी फैली है तो इसके साथ जो है ना वो दिन रात को जोड़ते थे, तोहमात के साथ जोड़ते थे, जादू टूने के साथ जोड़ते थे। इंडिया का एक इलाका है झारखंड, वहाँ की एक मूवी चल रही थी, उसमें दिखाया जा रहा था उस बंदे को बीमारी और है लेकिन वो जोड़ी जा रही है जिन भूत के साथ। तो हम ये माफ़ुकुल फितरत चीज़ों से जोड़ देते हैं। वो कह रहा है, अब ये इस सेंटेंस में कहा है लुई पास्चर ने उस माफ़ुकुल फितरत चीज़ों को निकाल के एक हकीकत की दुनिया में ले आया कि भाई वो कुछ नहीं है, सुपरस्टिशन मतलब तोहमात कुछ नहीं है। अब ये उसने ये काम किया। अब उसके बाद ज़ाहिर है जो पैदा हुआ उसने मरना भी था, तो उसके नाम पे फ्रांस में एक पास्चर इंस्टीट्यूशन बनाया गया और उसी इंस्टीट्यूशन में उसको दफन किया गया। आखिरी सेंटेंस मैंने यही लिखा है, ही वॉज बरीड इन द इंस्टीट्यूशन आफ्टर हिज डेथ ऑन 1895। 1895 में 73 ईयर्स की उम्र में उसकी फौत हुई और उसको उसी अपने इंस्टीट्यूशन के ही कोर्ट यार्ड में उसके सेन में उसको दफन किया गया। पास्चर इंस्टीट्यूशन वाज बिल्ट इन पेरिस, मैंने आपको बता दिया पेरिस में ये बिल्ट किया गया था। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा आदमी, कुछ अवार्ड भी मिले होंगे इसको, इसके नाम पे सड़कों के नाम रखे गए, इसके नाम पे टाउन के नाम रखे गए, इसको एक अपनी आला लिस्ट में शामिल किया कुछ लोगों ने, वही मैं लिखा है। और उसको कुछ अवार्ड मिले। ही वॉज अवार्डेड द रमफोर्ड मेडल। रमफोर्ड मेडल उसको 1856 में मिला और मोंटॉइन प्राइज़ उसको 1859 में मिला। फिर उसने एक और बात की है, जैकर प्राइज़ 1861 में उसको मिला। फिर लिखा है अल्हम्बर्ट प्राइज़ इन 1862 में मिला। कॉप्ले मेडल 1873-4 में मिला। डच और रॉयल नीदरलैंड एकेडमी वालों ने उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया, आला लोगों की शामिल किया और उसको और डच ने उसको अवार्ड दिए। कब दिए? 1883 और 1895 को। अब ये इस तरह ये एक अजीम आदमी दुनिया से तो चला गया, लेकिन उसकी डिस्कवरी की बदौलत आज अस्पतालों में, आज डॉक्टरों में, क्लिनिक में लोग सेहत याब हो रहे हैं। इसके साथ ये चैप्टर आपको इस्लाम को पढ़ता है। वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।